फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस जीके जीएस एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? थ्रू विच पास डिड द आर्यंस एंटर इंडिया? तो खैबर दर्रे से, बोलन दर्रे या काराकोरम दर्रा या शिपकला दर्रा, किससे प्रवेश किया था? तो आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। किस दर्रे से प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से प्रवेश कर लिया था आर्यों ने। हमारे भारत की बात कर रहे हैं। भारत में खैबर दर्रा है, काराकोरम दर्रा भी है और शिपकिला दर्रा भी है। तो आर्य कब आए थे? किस दर्रे से आए थे? खैबर से आए थे, खैबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग नाम प्राकृतिक पर्वतीय, एक ये दर्रा जो है बनिहाल दर्रा है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और ये प्राकृतिक दर्रा है। कौन सा है? प्राकृतिक दर्रा है, मतलब इसे बनाया नहीं गया है, ये प्राकृतिक पर्वतीय दर्रा है। और इसको नाम क्या दिया गया है, नया नाम? तो जवाहर सुरंग के नाम से इसे जाना जाता है। किसको? बनिहाल दर्रे को। बनिहाल दर्रा है कहाँ पर? हिमाचल की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। पीर पंजाल से पर्वत श्रेणी होती है उस पर, जिसे चीरते हुए भारत की सबसे बड़ी सुरंग के रास्ते जून 2013 में कांजीगुड़ से बनिहाल तक रेल सेवा शुरू कर दी गई। बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है बनिहाल दर्रा। अब नदी की बात आती है तो बनिहाल दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? यह ग्लेशियर बैचलर इन अल्लाह का उद्गम स्थल भी है। चिनाब नदी की मुख्य सहायक नदी है। किसकी? चिनाब नदी की मुख्य सहायक नदी है। इसने व्यापार, युद्ध और प्रवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। किसका? सिंधु नदी के द्वारा चिनाब नदी का निर्माण किया गया। श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग A1A इसी दर्रे में से होकर गुजरता है। ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A मतलब 1A किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा हमारा जम्मू को जोड़ने वाला ये है दर्रा। कौन सा दर्रा? ये बनिहाल दर्रा है जो कि श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A से इसी दर्रे से होकर गुजरती है। शिपकिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रे, ये सब के सब भारत के अंदर पाए जाते हैं। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को जोड़ता है? बनिहाल दर्रा का नाम है जवाहर सुरंग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा की बात करें, इन विच स्टेट इज नाथुला दर्रा पास लोकेटेड? मतलब दर्रे को इंग्लिश में पास बोलते हैं। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम या मणिपुर में? तो नाथुला दर्रा जो है वो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दर्रा हिमालय की रेंज में आता है। यह दर्रा भारत को चीन से तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। किसको? भारत और चीन की बात हो रही है। यह दर्रा समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर है। पुराने रेशम मार्ग पर स्थित है। कौन से? ये पुराना रेशम मार्ग था उस पर स्थित है नाथुला दर्रा, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से करीब 54 किलोमीटर पूर्व में है। भारत और चीन के बीच आपसी समझौतों के तहत बने 3 खुले व्यापार के चौकियों में से एक ये है। पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण का केंद्र भी है। कौन सा? ये नाथुला दर्रा की बात हो रही है। सर्दियों के दौरान 6 महीने तक बर्फ से ढका भी रहता है। कौन सा? नाथुला दर्रा। हिंदू और बौद्ध यात्रियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। 1959 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा तिब्बती विद्रोह को दबाने के बाद इसे लगभग 4 दशकों तक सील कर दिया गया था। इसको नाथुला दर्रे को सील किया गया था। और ये दर्रा कौन सा? अगर कौन सा दर्रा ऐसा है जो सिक्किम और भूटान को जोड़ता है तो जेलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम और भूटान को जोड़ता है, कि चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। यह सिक्किम को तिब्बत का राजधानी लहासा से जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा से जोड़ता है। भारत और भूटान की बात करें तो जेलेपला दर्रा जोड़ रहा है, और नाथुला दर्रा की बात करें तो सिक्किम राज्य जो है भारत का, वो चीन और भारत को जोड़ता है तिब्बत के जरिए। नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। और
जेलेपला दर्रा जो है भारत और भूटान को जोड़ता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। चाइना की राजधानी बीजिंग है। उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो देहरादून और गैरसेन है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आर्टिकल कौन सा? 356, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, क्योंकि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? विच प्लेसेस डज जोजिला पास कनेक्ट श्रीनगर और ले, जम्मू और श्रीनगर, कुल्लू और लाहौल, शिमला और तिब्बत को? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा की बात हो रही है, वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। कहाँ पर है? अब जोजिला दर्रा की बात करें तो ये श्रीनगर को जोड़ता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और कश्मीर के बीच एक अहम कड़ी है। इसे बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है। किसको? बर्फीले तूफान का दर्रा किसको कहा जाता है? जोजिला दर्रे को कहा जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात होती है, जोजिला दर्रा श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है। जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में है। जेलेपला नाथुला दर्रा सिक्किम में है और ये जो जोजिला दर्रा है वो कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। ये लद्दाख के कारगिल जिले के पास है। कहाँ पर? लद्दाख में कारगिल जिला है। कारगिल युद्ध भी हुआ था हमारे भारत में 1999 में। द्रास उपखंड में स्थित है। कश्मीर घाटी को जोड़ता है और ये सिंधु घाटी से जुड़ता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में श्रीनगर और लेह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग H7 से होकर गुजरता है। भारी बर्फबारी के कारण मौसमी सड़क अवरोधों को कम करने के लिए जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। जोजिला दर्रे को अक्सर लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? पास लेह और श्रीनगर को ये जोड़ता है। किसको? लेह और श्रीनगर को ये जोड़ रहा है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? कौन सा राज्य? तो व्हिच टू स्टेट डज पालघाट पास कनेक्ट? केरल और तमिलनाडु को, कर्नाटक और तमिलनाडु को, या आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, या कर्नाटक और केरल को? तो केरल और तमिलनाडु को एक दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ रहा है? पालघाट दर्रा की बात कर रहे हैं। पालघाट दर्रा किन किन को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट दर्रा है कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो वो दर्रा है पालघाट। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं केरल के। केरल में ही एनप्रॉड परियोजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत सारी जो एक्सपायर दवाइयाँ होती हैं उनको नष्ट किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, जिसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम की बात करें तो यहाँ के कौन है? एम के स्टैलिन सीएम है। इन्होंने ही अभी हमारे भारत के रूपी साइन को चेंज करने की बात कही है और वो तमिल में चेंज कर रहे हैं। अपने रूपी साइन को तमिल भाषा में करेंगे। यह दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है। पालक्काड़ दर्रा भी कहा जाता है। पालघाट दर्रे को क्या कहा जाता है? पालक्काड़ दर्रा भी कहा जाता है। तमिलनाडु को कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। तमिलनाडु का जो कोयम्बटूर है एक मतलब जिला शहर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट पास्ट इंडिया? जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, या काराकोरम दर्रा, या बनिहाल दर्रा? तो काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा की बात करें तो काराकोरम दर्रा है। काराकोरम श्रेणी भी है, K2 पीओके में। कहाँ? K2 कहाँ है? पीओके में। तो काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम। ठीक है। एंड ये जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये जैसे कि आपको पता है जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। अब रोहतांग दर्रे की अगर बात करें तो रोहतांग दर्रा कहाँ का है? रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा तो ये है रोहतांग दर्रा। अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में है। कौन से जिले में? लाहौल और स्पीति जिले में है। तो रोहतांग दर्रा है कहाँ पर?
हिमाचल प्रदेश में। यह मनाली से करीब 51 किलोमीटर दूर है। यह दर्रा हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर स्थित है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 13,058 फुट है, 3,980 मीटर है। ठीक है। यह दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? विच कंट्री डज शिपकिला पास कॉन्टेक्ट इंडिया टू? तो शिपकिला दर्रा भारत को चीन देश से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा तो म्यांमार से नहीं जोड़ता, चीन से जोड़ता है। किससे? नेपाल, भूटान, ये सब हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। जो शिपकिला दर्रा है वो चीन को जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारत और चीन के बीच आपसी समझौते के तहत 3 खुले व्यापारिक चौकियों में से एक है। कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा की बात हो रही है। शिपकिला दर्रा ये जो भारत और चीन को जोड़ता है। भारत और चीन को जोड़ने वाले अगर दर्रों की बात करें तो बहुत दर्रे हैं। जैसे ये पहला दर्रा तो है ही शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। लिपुलेख दर्रा, काराकोरम दर्रा, लानक दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और जेलेबला दर्रा, ये भी सिक्किम में है। नाथुला और जेलेबला दर्रा दोनों ही सिक्किम में। अब ये कितने सारे सिक्किम में है? तो नाथुला, लिपुलेख, काराकोरम, लानक दर्रा, बारालाचा दर्रा, रोहतांग और जेलेबला, ये सारे दर्रे कहाँ के हैं? भारत और चीन को जोड़ते हैं। लिपुलेख दर्रा की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपुलेख दर्रा की अगर बात करते हैं तो यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इन विच स्टेट इज लिपुलेख पास लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू कश्मीर? तो यह जो दर्रा है लिपुलेख दर्रा है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, लिपुलेख दर्रा यहीं पर है। भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालाकोटपुरम शहर से जोड़ता है। प्राचीन काल से व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भारत से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। यह दर्रा शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख दर्रा है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश का है और लिपुलेख इसका उत्तराखंड का है। ये दोनों अलग अलग हैं। शिपकिला हिमाचल प्रदेश का, लिपुलेख है जो कि उत्तराखंड का है, जेलेबला नाथुला दर्रा सिक्किम के हैं और ये काराकोरम केटू है। काराकोरम और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के हैं। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? अभी नया आया। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार देश से जोड़ता है। कौन से देश से? म्यांमार। जैसे चीन को जोड़ता था उसी तरह तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। दियांग दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। यहाँ पर जो सीएम है यहाँ के तो वो है, कौन है? पेमा खांडू है। दियांग दर्रा है भारत के अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर बताएं तो 4000 मीटर से ज़्यादा है। दीफू दर्रा भारत और म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन है। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। यह दर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। यह दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित 3 पॉइंट यात्रा सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर बना है। इस दर्रे की बात करें और तुजू दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। यह भारत के मणिपुर के तुम से म्यांमार को जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। किस? मणिपुर राज्य है जो कि किसका? म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है और ये अपना म्यांमार से हमारे भारत को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा किन घाटियों को जोड़ता है? रोहतांग दर्रा तो विच वैली डज रोहतांग पास कनेक्ट? कुल्लू और लाहौल स्पीति को, श्रीनगर और लेह को, जम्मू और कश्मीर को या शिमला और किन्नौर को? तो कुल्लू और लाहौल स्पीति को रोहतांग दर्रा जोड़ता है। कौन से उसको जोड़ता है? रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू और लाहौल स्पीति को जोड़ता है। कुल्लू और लाहौल ये रोहतांग दर्रा की बात हो रही है। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को और द्रास और सुरू घाटियों को जोड़ता है। ठीक है। बारालाचा दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिलों को लेह से जोड़ता है, लेह जिले से जोड़ता है। सिल्ला दर्रा की बात करें तो बिदंग को दारमा घाटी से ब्यांस घाटी से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत चीन के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जो है रोहतांग दर्रा है इन दोनों को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा
कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा, नाथुला दर्रा ये भी सिक्किम में है, जो सिक्किम को तिब्बत और चीन से जोड़ता है। अगर चिपकिला दर्रा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत और चीन के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। पृथ्वी की सतह का लंबा अवसाद है घाटी। घाटियां आमतौर पर नदियों द्वारा बहाई जाती हैं। किसके द्वारा? नदियों द्वारा बहाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज बोमडिला पास लोकेटेड? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा स्थित है। कौन सा? बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रा ग्रेटर हिमालय में है और अरुणाचल प्रदेश को पश्चिमी सीमा के पास है। यह दर्रा तिब्बत की राजधानी ल्हासा से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और तिब्बत की राजधानी ल्हासा को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा की ऊंचाई की बात करें तो 4331 इसकी मीटर की ऊंचाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 229 और अन्य राजमार्गों से जुड़ा है। यह दर्रा भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आधिकारिक रूप से सहमत है। कौन सा? बोमडिला दर्रा। 1962 के भारत और चीन के युद्ध के दौरान चीनी सेना ने इस दर्रे के जरिए भारत पर हमला किया था। किस दर्रे? बोमडिला दर्रा था। इस दर्रे के जरिए आ गए थे ये लोग और किस पे? भारत पर आक्रमण किया था 1962 में, भारत जब चीन युद्ध हुआ था। बोमडिला दर्रा कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कामेंग जिले के बोमडिला के रास्ते पर स्थित है। कामेंग जिला है उसके बोमडिला के रास्ते पर स्थित है यह बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में तो स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सेला दर्रा या लाल का मतलब दर्रा है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग जिले और पश्चिम कामेंग जिले के मध्य अवस्थित एक उच्च तुंगता वाली पहाड़ी दर्रा है। इसकी ऊंचाई 4170 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन है पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ तो ये हुआ है वेयर वॉज द पयोधी मिल्क बैंक रिसेंटली इनॉग्रेटेड? डिफरेंट। तो एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश या एम्स इनमें से कोई नहीं। तो पयोधी मिल्क बैंक जो है एम्स ऋषिकेश में इनॉग्रेट मतलब शुभारंभ हुआ है। पयोधी मिल्क बैंक का जो शुभारंभ है अगर बात करें तो एम्स ऋषिकेश में हुआ है। ऋषिकेश कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है और इस उत्तराखंड में ही ये कौन सा हुआ है? पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ हुआ है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है कौन? देहरादून, गैरसैंण। समर और विंटर है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड में ही यूजीसी लागू किया गया है। पहला राज्य बन गया है भारत का यूजीसी लागू करने वाला। आर्टिकल 44 मतलब अनुच्छेद 44 के तहत इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना हुई थी कब से? किससे अलग होकर के? हमारे भारत देश में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से जोड़ता है? तो विच पास डज द रूट फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर पास थ्रू? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग है वो बनिहाल दर्रे को होकर गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर का मतलब जम्मू से श्रीनगर अगर जाना है तो कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा है जो इन दोनों को जोड़ता है। किसको? बनिहाल दर्रे को। जम्मू में ही जोजिला और बनिहाल दर्रा दोनों ही हैं। कहाँ पर? जम्मू में है। श्रीनगर को लेह से कौन दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है वो लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर की बात करें तो वो जोजिला दर्रा को जोड़ता है। ये केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। कौन सा? जोजिला दर्रा की बात हो रही है, जुड़ता है। बनिहाल दर्रे की अगर बात करें तो बनिहाल दर्रे जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के पार सुरंग है और भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की एक सड़क सुरंग है। सुरंग का नाम पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। जवाहर सुरंग 22 दिसंबर 1956 से चालू है। ये सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर है और मील में अगर बात करें तो 1.77 मील है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर को और किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को बनिहाल दर्रा जोड़ता है। अगर खारगुंगा दर्रा की बात करें, खारदुंग दर्रा
दर्रा। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लेह जिले में है। यह दर्रा लद्दाख रेंज पर स्थित है। यह समुद्र तल से कितनी मीटर ऊंचाई पर है? 5359 मीटर की ऊंचाई पर है। भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है ये वाला। कौन सा? कुंगला। किस लेह के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करते हैं? अंडर विच आर्टिकल्स डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू ऑर्डर्स? तो अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 68 या अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 32 मतलब आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग लेह के तहत भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो आदेश जारी करते हैं। आदेश जारी करते हैं किस डेट के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत ये आदेश जारी करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति भी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई बात बोल दी है तो वही माना। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? के द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। 5 प्रकार की रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पक्षा और उत्प्रेषण रिट। ये 5 प्रकार की रिटें हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। मतलब इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत ये बात मतलब किसमें है? 139 में है। अनुच्छेद 139 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत चुनाव याचिकाएं सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती हैं। न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की भी शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है। जनहित याचिकाओं के जरिए लोगों को न्याय दिलाने में मदद मिलती है सर्वोच्च न्यायालय के तहत। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की उन धाराओं की व्याख्या करने का काम है जो स्पष्ट नहीं होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का हमारा काम है। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान से जुड़े मामलों में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का काम है। सर्वोच्च न्यायालय का काम है ये। अगर सर्वोच्च न्यायालय में है ये चीज़, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 136 में क्या है कि ये 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। फिर क्या है अनुच्छेद 137 में कि सर्वोच्च न्यायालय अपने जो भी निर्णय लेता है कोई भी, तो उसमें मतलब आदेश में समीक्षा कर सकता है, समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है। किसमें? अपने आदेश में। हालांकि यह शक्ति अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के साथ साथ संसद द्वारा अधिनियत किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013, जैसे कि अभी ये क्या है, यह शक्ति अनुच्छेद 145 की बात हो रही है तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के साथ साथ संसद द्वारा अधिनियत किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन है। ये 5 प्रकार की जो रिट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी 91वें नंबर के कौन बन गए हमारे भारत के? तो वो हो गए हैं संजीव खन्ना जी। कौन है? संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को लिखने की शक्ति देता है? तो 124 जो अनुच्छेद है ये सर्वोच्च न्यायालय को क्या लिखने की शक्ति देता है? लिखने की। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। कहाँ? किसमें बोला गया? 124 में बोला गया है संविधान में। संविधान की शक्तियाँ, संविधान अगर जब बनाया गया था, संविधान स्थापित कब हुआ था मतलब लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और ये बनकर कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और 26 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है 26 को ही। कब? 26 जनवरी को। अब संविधान के अगर 124A में क्या है ये बताया जाए आर्टिकल में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में ए में ये कहा गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है मुख्य न्यायपालिका नियंत्रण करता है, ठीक है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो परमादेश, प्रतिषेध, व्यादेश या उत्प्रेषण लेख। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट होते हैं। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है,
और एक दूसरा है परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण रिट है। तो इसमें परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण लिख तो है, लेकिन व्यादेश जो है वो भारतीय संविधान में रिट जो प्रकार किए जाते हैं 5 प्रकार के, उनमें से विशिष्ट व्यवस्था नहीं है इसकी। किसकी? व्यादेश की। मतलब ये 5 प्रकार की रिट में नहीं आता है व्यादेश। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के इस अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। निम्न में से कौन सी याचिका रिट किसी कैदी की हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स चैलेंजेस द लीगल वैलिडिटी ऑफ प्रिजनर डिटेंशन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश या निषेध? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो याचिका की मतलब रिट जारी किसी कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को चुनौती देती है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण ये चुनौती देती है किसी की कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को, क्योंकि कानून ने भैया जो कानून बनाया है तो अच्छे के लिए बनाया ना, कि किसी को न्याय दिलाने के लिए, ना कि किसी के साथ अन्याय करने के लिए। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है एक तरीके से कि बिना वजह, बिना किसी मतलब सबूत के किसी को बंद कर देना, कैद कर लेना, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है किसी कैदी की हिरासत में की कानूनी वैधता को चुनौती देती है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध बन जाएगा। अवैध हो गया मतलब किसी को जबरदस्ती किसी को कैद कर लेना बिना किसी वजह, बिना किसी सबूत के, उसने किया भी ना हो अपराध, तो इसी वजह से कैदी के हिरासत के कानूनी वैधता को ये चुनौती देता है। कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण कानूनी वैधता को चुनौती देता है। और जो दूसरा है परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, ये सब तो 5 प्रकार की टोटल रिट है ही इसमें। किसमें? हमारे न्यायिक में सर्वोच्च मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है 5 प्रकार की, उन रिटों में ये है एक सर्वोच्च न्यायालय। और 191 नंबर के हमारे बन गए हैं संजीव खन्ना जी। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के बन गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अगर मतलब बताया जाए तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में पेश करना ताकि उसकी हिरासत की वैधता का पता चल सके। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? किस स्थिति में की जाती है? तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द रिट ऑफ इशूड? संपत्ति की हानि, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, अतिरिक्त कर की वापसी, रिफंड ऑफ एक्सेस टैक्स, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, रॉन्गफुल पुलिस डिटेंशन, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ये क्या है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है किस निम्नलिखित में किस स्थिति में? तो जब दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी होगी तब जारी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ पर्सनल लाइबर्टी? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो क्या है? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। किसका? निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब कि भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण वही है कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में पेश करना ताकि उसकी हिरासत की वैधता का पता चल सके। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले कन्नड़ लेखक कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले उर्दू लेखक कौन थे? तो कन्नड़ लेखक की बात करें तो कौन थे? के वेम्पू थे कन्नड़ लेखक। और अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उर्दू लेखक की बात करें तो रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी थे। फिराक गोरखपुरी उर्दू लेखक थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले तमिल लेखक कौन थे? तो अकिलेंडम पहले तमिल लेखक थे। अकिलेंडम तमिल लेखक थे पहले। अमृता प्रीतम को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फॉर विच वर्क वॉज अमृता प्रीतम अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड? पिंजर के लिए, सुनहदे के लिए, कागज ते कैनवास या कस्तूरी के लिए? तो कागज ते कैनवास कविता संग्रह के लिए अमृता प्रीतम को उनकी इस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमृता प्रीतम कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम को उनकी इस कृति के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार।
और पहले अगर पुरस्कार की बात करें, जब महिला की बात करें, पहली महिला तो आशा पूर्णा देवी जी हैं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला। और पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरुप, जो कि मलयालम के लेखक हैं। उन्हें 1965 में पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर? तो अमिताभ घोष थे पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले लेखक कौन थे? हु वॉज द राइटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो अब्दुल रहमान राही, फारूक नाचकी, हब्बा खातून या अख्तर मोहिउद्दीन? तो ये अब्दुल रहमान राही जी थे। जम्मू कश्मीर के पहले लेखक अब्दुल रहमान राही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया लेखक कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट असमी राइटर टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो ये हैं बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया लेखक थे। पहले असमिया लेखक बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले पहले असमिया लेखक थे। उनके बाद तीसरे नंबर पर 3 असमिया लेखक हैं। पहले बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी, जिनको 1979 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये असमिया लेखक थे। प्रसिद्ध कवि, कहानीकार और निबंधकार और पत्रकार भी थे। बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य थे ये। अब इसमें अभी बताएं, नीलमणि फुकन जी भी थे, जो तीसरे नंबर के थे, इसके असमिया लेखक थे। इनको भी मिल चुका है 2021 में कौन सा पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको, इन्हीं को मिला है। 1950 में इन्हें असमी पत्रिका का रामधेनु का संपादन किया था। किसने? बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी ने। बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की बात हो रही है। एक भारतीय लेखक थे। वे आधुनिक असमिया साहित्य के अग्रदूतों में से एक थे, पाने वाले असमिया लेखक थे। और 2001 में इंदिरा गोस्वामी को यह पुरस्कार दिया गया था। किसको? जो कि दूसरी हैं, किसको मिला था? इंदिरा गोस्वामी को 2001 में मिला था यह पुरस्कार। किसके लिए? अमर के लिए, उपन्यास मृत्युंजय के लिए मिला था। बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की अगर बात करें तो इनका उपन्यास क्या था? मृत्युंजय उपन्यास था। इसी के लिए इनको 1979 में कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2001 में इंदिरा गोस्वामी को दिया गया था और 2021 में किसको मिला था? इनके तीसरे असमिया लेखक थे। कौन? नीलमणि फुकन थे। नीलमणि फुकन तीसरे असमिया लेखक थे। नीलमणि फुकन, जो कि बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, ये दोनों हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। असम के तीसरे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये नीलमणि फुकन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है। पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस देवी की कांस्य प्रतिकृति शामिल होती है? विच गॉडेस ब्रॉन्ज रिप्लिका इज इंक्लूडेड इन द ज्ञानपीठ अवार्ड? लक्ष्मी जी, सरस्वती जी या काली माता या दुर्गा माता? तो सरस्वती देवी हैं, इन्हें किया गया था। किसमें प्रतिकृति शामिल होती है? ज्ञानपीठ अवार्ड में। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? तो कौन सी रिट? व्हेन द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्सन हैज़ बीन लीगली अरेस्टेड, विच रिट्स इज इशूड? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकारेक्षा, परमादेश या निषेध प्रतिषेध? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो विच स्पेशल कोर्ट ऑर्डर मीन्स द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकारेक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो अदालतों के लिए विशेष आदेश का अर्थ है, गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। कौन सा? अदालतों के लिए विशेष अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अदालतों के विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार जो व्यक्ति होता है उसको अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ये किसके लिए होता है? किस तरह से है अर्थ है इसका? बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये अर्थ होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है 5 प्रकार की रिट होती हैं, जो कि परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकारेक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये 4 हैं। और एक और है 5 प्रकार की रिट जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है 5 प्रकार की रिट। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन भी कर ले, जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।